फ्रेंड, कैसे हो? घर पे रहो, सेफ रहो। आपकी डेली ऑनलाइन क्लास चालू हैं। आप घर पर बैठकर वीडियो को देखें। नोट्स पीडीएफ फाइल बना के भेज दी गई हैं। साथ के साथ नोट्स भी बनाते रहें और साथ के साथ याद भी करते रहें। बेटा, उसी चैप्टर के अंदर जो 35वां चैप्टर है आपका आनुवंशिकता के नियम, उसी के अंदर एक अलग टॉपिक है बहुप्रभाविता। अब सबसे पहली बात यह है बेटा कि बहुप्रभाविता किसे कहते हैं। ध्यान से सुनना बेटा। जब एक जीन के द्वारा एक से अधिक लक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाया जाता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं जब किसी एक जीन के द्वारा एक से अधिक लक्षणों पर प्रभाव दर्शाया जाता है तो उसे हम बहुप्रभाविता कहते हैं। अर्थात जब एक जीन एक से अधिक कार्यों का निर्धारण करता है, अर्थात जब एक जीन जब एक जीन एक से अधिक कार्यों का निर्धारण करता है तो ऐसे जीन को बहुप्रभावी जीन कहते हैं। बहुप्रभावी जीन कहते हैं तथा इसको बहुप्रभाविता कहते हैं। तो इसे बहुप्रभाविता कहते हैं। ध्यान से सुनिए बेटा। जब एक जीन के द्वारा एक से अधिक कार्यों का निर्धारण किया जाता है तो ऐसे जीन को बहुप्रभावी जीन कहते हैं तथा इस गुण को बहुप्रभाविता कहते हैं। दोबारा सुनो बेटा। जब एक जीन के द्वारा एक से अधिक लक्षणों पर प्रभाव दर्शाया जाता है, अर्थात सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं जब एक जीन एक से अधिक लक्षणों पर प्रभाव दर्शाता है तो उसे हम बहुप्रभावी जीन कहते हैं तथा इस गुण को बहुप्रभाविता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम तो ड्रोसोफिला में पंख और उदर माने पेट, उदर की आकृति। इसके अलावा दूसरा है बेटा मानव में सिकल सेल एनीमिया रोग। देखो बेटा, जब एक जीन एक से अधिक कार्यों का निर्धारण करता है तो ऐसे जीन को बहुप्रभावी जीन कहते हैं तथा इस गुण को बहुप्रभाविता कहते हैं। एग्जाम्पल ड्रोसोफिला में पंख और उदर की आकृति और दूसरा है मानव में सिकल सेल एनीमिया रोग। मानव के अंदर जो एनीमिया रोग है, सिकल सेल जो एनीमिया रोग है, रक्त अल्पता जो रोग है, यह बहुप्रभाविता के कारण उत्पन्न होता है। अब देखिए बेटा, मानव में सिकल सेल एनीमिया रोग की बात करें हम तो यह एक वंशागत रोग है। यह एक वंशागत रोग है। मादा इसकी वाहक होती है
मादा इसकी वाहक होती है तथा नर इसका रोगी होता है, इसका रोगी होता है। सिकल सेल एनीमिया रोग की बात कर रहे हैं तो यह एक वंशागत रोग है, मादा इसकी वाहक होती है तथा नर इसका रोगी होता है। यह अप्रभावी जीन के कारण उत्पन्न होता है, यह अप्रभावी जीन के कारण उत्पन्न होता है। यह एक वंशागत रोग है और उत्पन्न कैसे होगा? अप्रभावी जीन के कारण यह उत्पन्न होता है, मादा इसकी वाहक होती है तथा नर इसका रोगी होता है। इस रोग में आरबीसी रक्त की जो सेल्स हैं, आरबीसी सिकुड़कर हंसिया आकार की हो जाती हैं, हंसिया आकार की हो जाती हैं, जिससे हंसिया आकार की हो जाएगी तो जिससे शरीर में असामान्य हीमोग्लोबिन बनने लग जाता है, जिससे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। देखिए बेटा, दोबारा से सुनिए आप कि बहुप्रभाविता किसे कहते हैं। जब एक जीन एक से अधिक कार्यों का निर्धारण करता है, अर्थात जब एक जीन एक से अधिक लक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाता है तो ऐसे जीन को बहुप्रभावी जीन कहते हैं तथा इस गुण को बहुप्रभाविता कहते हैं। इस गुण को बहुप्रभाविता कहते हैं। एग्जाम्पल देखें हम तो ड्रोसोफिला में पंख और जो उदर हैं इसकी आकृति, और इसके अलावा मानव में सिकल सेल एनीमिया रोग। अब हम मानव में सिकल सेल एनीमिया रोग की बात करें तो यह एक वंशागत रोग है जो कि अप्रभावी जीन के कारण उत्पन्न होता है। मादा इसकी वाहक होती है जबकि नर इसका रोगी होता है। इस रोग में होगा क्या? देखो बेटा, ये अमीनो अम्ल है ना, आगे के चैप्टर में जो गुणसूत्रीय विकृतियां आएंगी वहां हम इसके बारे में और ज्यादा विस्तार से बताएंगे। लेकिन होगा क्या, या अमीनो अम्लों का जो क्रम है वो निर्धारित होता है। अब होगा क्या, क्योंकि ग्लूटामिक जो अमीनो अम्ल है उसके स्थान पर जब बैलीन अमीनो अम्ल आ जाएगा तो आरबीसी सिकुड़कर हंसिया आकार की हो जाती है, जिससे शरीर में असमान हीमोग्लोबिन बनने लग जाता है और शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। इस रोग को हम सिकल सेल एनीमिया रोग कहते हैं। अब अगर हम देखें कि विषम युग्मजी नर और मादा, अर्थात विषम युग्मजी पुरुष और स्त्री से जो संतति उत्पन्न होगी उसमें 25% सामान्य, 50% रोगी वो रोगवाहक और 25% रोगी संतति उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं जब किसी नर जो है पुरुष वो भी विषम युग्मजी है और मादा भी क्या है, इसकी वाहक है अर्थात विषम युग्मजी है, तो जो संतान उत्पन्न होंगी उनकी उसमें 1/4 यानी कि 25% तो सामान्य होंगे, आधी अर्थात 50% रोगवाहक होंगे और 1/4 यानी कि 25% उसके रोगी होने की संभावना होती है। अब इसकी वंशावली वंशागति देखते हैं हम।
वंशागति की बात करें हम, इसके अंदर और भी प्रश्न हो जाएंगे जिसको आप घर पर बैठकर हल कर सकते हैं। यहां पर विषम युग्मजी पुरुष है, विषम युग्मजी पुरुष, और विषम युग्मजी है स्त्री। विषम युग्मजी स्त्री। देखिए बेटा, HBA और HBS ये विषम युग्मजी हो गए। अगर HBA होते तो समयुग्मजी, और HBS और HBS होते तो भी क्या होते, समयुग्मजी। अब विषम युग्मजी पुरुष है तो विषम युग्मजी क्या हो जाएगी, स्त्री भी होगी, HBA और HBS। ये आपके जनक होंगे, क्या होंगे, जनक। जब इनके मध्य संकरण होगा, अर्थात जब इनके मध्य यानी कि संभोग की क्रिया होगी, तो जो संतति उत्पन्न होगी वो संतति कैसे होगी, वो ही बेटा मियोसिस क्रिया होगी, अर्धसूत्री विभाजन, और युग्मक बनेंगे HBA और HBS। ये युग्मक बन जाएंगे, ऐसे इधर बन जाएंगे HBA और HBS। मियोसिस की क्रिया के दौरान युग्मकों का निर्माण हो गया, इनका आपस में संकरण करवा दीजिए, HBA HBA। अब ये समयुग्मजी है तो यहां हो जाएगा सामान्य, ठीक साहब। इसका संकरण इसके साथ करवा दीजिए आप, तो HBA और HBS विषम युग्मजी हो गए। इसका इसके साथ करवा दीजिए, HBA HBS विषम युग्मजी हो गए, और इसके साथ करवाएंगे तो HBS HBS। देखिए बेटा 25% हो गए, आप सामान्य बताया मैंने। यहां 50% क्या हो गए बेटा, रोगवाहक, और 25% क्या हो गए बेटा, रोगी। अब मैंने चूंकि पहले भी बताया था आपको कि रोगी कौन होगा इसका, यानी कि पुरुष, और रोगवाहक कौन होगी इसकी, स्त्री, क्योंकि इस रोग में अप्रभावी जीन के कारण यह रोग उत्पन्न होगा, जिसके कारण मादा इसकी वाहक होगी और नर जो पुरुष होगा वो इसकी क्या होगी, यानी कि रोगी होगी। अब चूंकि एक चीज और आपको मैं यहीं पर समझा देता हूं, ये तो सामान्य है, यानी कि पूर्णतः क्या है, ये स्वस्थ है। अब हम रोगवाहक की बात करें विषम युग्मजी की, तो ये ऐसी संतति क्यों जीवित रह पाती है वो बताता हूं आपको। क्योंकि S भी है इसके अंदर, HBA भी है, यानी कि रक्त की कमी तो है, यानी कि कुछ सेल्स जो RBC की हैं वो तो सही रूप से रक्त का निर्माण करेंगी, हीमोग्लोबिन का निर्माण करेंगी, और कुछ कैसे करेंगे, असामान्य करेंगी। तो ये कुछ समय तक यानी कि जीवित रह जाती हैं। लेकिन रोगी नरों की बात करें हम, तो यहाँ ये पॉजिटिव है, रोगी है, तो यहाँ पूरी की पूरी जो RBC हैं वो उनका आकार बदल जाएगा, जिसके कारण वह असमान हीमोग्लोबिन की यानी कि क्या करेंगे, वो निर्माण करेंगे, जिससे उस बच्चे का जो भी संतति होगी उस संतति की बचपन में ही मृत्यु हो जाएगी। अब इसके अलावा जो रोगवाहक वो है, ये इनके अंदर एक फायदा है कि जो मलेरिया रोग है, यह मलेरिया रोग नहीं होगा इनको। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि मलेरिया रोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि मलेरिया का जो परजीवी है, कौन, प्लाज्मोडियम, वो क्या है, परजीवी है, और वो दो पोषक, दो उन जीवों के अंदर अपने जीवन चक्र को पूरा करता है। एक तो है मादा एनाफ्लीज मच्छर, क्या है, मादा एनाफ्लीज मच्छर, और दूसरा होता है उसका मनुष्य। अब जिसके अंदर रक्त की कमी होगी तो जाहिर सी बात है जो मादा एनाफ्लीज का जो प्लाज्मोडियम है वो पूर्ण रूपेण सक्रिय नहीं हो पाएगा, अर्थात वो मर जाएगा। इस कारण से उनके अंदर मलेरिया रोग नहीं होता है।
ठीक है बेटा। अब इसके अलावा और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। वो कैसे बन सकते हैं कि यदि समयुग्मजी, ये समझ में आ गया बेटा आपके, इसको रफ कॉपी बता लेना, फिर दोबारा से समझा देता हूं। बहुप्रभाविता का मतलब क्या है? जब एक जीन एक से अधिक लक्षणों पर प्रभाव दर्शाती है, जब एक जीन एक से अधिक लक्षणों पर प्रभाव दर्शाती है, अर्थात जब एक जीन के द्वारा एक से अधिक लक्षणों का निर्धारण किया जाता है तो ऐसे जीन को हम बहुप्रभावी जीन कहते हैं तथा इस गुण को हम बहुप्रभाविता कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने बताए थे आपको, ड्रोसोफिला में पंख और उदर की आकृति, और दूसरा था मानव के अंदर सिकल सेल एनीमिया रोग। अब सुनिए बेटा, मानव के अंदर सिकल सेल एनीमिया रोग की बात कर रहे थे हम, तो यह एक वंशागत रोग है और इसके अलावा यह अप्रभावी जीन के कारण उत्पन्न होता है। मादा इसकी वाहक होती है जबकि जो नर होता है वो इसका रोगी होता है। इस रोग में क्या होगा बेटा? इस रोग में जो आरबीसी है, जो कि रक्त की सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जो आरबीसी हैं, ये इनके आकार में बदलाव हो जाता है, ये हंसिया आकार की हो जाएंगी, जिससे असमान हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा, जिससे उसके अंदर रक्त की कमी हो जाएगी। तो इस रोग को हम सिकल सेल एनीमिया रोग कहते हैं। अब यहाँ विषम युग्मजी पुरुष है और विषम युग्मजी स्त्री है, तो इनके द्वारा जो संतति उत्पन्न होगी उस संतति में 25% तो सामान्य होंगे, 50% रोगवाहक होंगे और 25% रोगी होंगे। अब यहाँ ये आपके सामने बना हुआ है, विषम युग्मजी पुरुष है, विषम युग्मजी स्त्री है, ये इसको इससे प्रदर्शित करते हैं HVA HBS। अगर दोनों समान हैं, समयुग्मजी, दोनों युग्म जो विकल्पी हैं वो अगर समान होते हैं तो उसको समयुग्मजी कहते हैं, और अलग अलग होते हैं तो उसको हम विषम युग्मजी कहते हैं। ये विषम युग्मजी हो गए। मियोसिस की क्रिया होगी, युग्मक बन जाएंगे और जो संतति प्राप्त होगी वो आपके सामने है। 25% सामान्य, 50% रोगवाहक और 25% रोगी। अब इसके अलावा और भी क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन में आपको एक और सॉल्व करके बता रहा हूं, फिर आप स्वयं सॉल्व कर सकते हैं उसको घर पर कॉपी पे। देखिए बेटा, अब मादा चूंकि क्या होगी इसकी बेटा? रोगवाहक, ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन में आपको वैसे ही कर सकता हूं, कंपटीशन में पूछ लिया जाता है कि जब रोगी नर का विवाह, रोगी नर का विवाह सामान्य स्त्री के साथ करा दिया जाए, सामान्य स्त्री यानी कि स्वस्थ, सामान्य का मतलब स्वस्थ, सामान्य स्त्री से करा दिया जाए तो इनकी वंशावली ज्ञात करो। यानी कि जो इनसे संतति उत्पन्न होगी वो किस प्रकार से होगी। यहां क्या है बेटा? रोगी नर, रोगी नर। यहां क्या है बेटा? सामान्य स्त्री यानी कि स्वस्थ स्त्री। अब रोगी नर है चूंकि तो HBS समयुग्मजी अवस्था आ गई। सामान्य है HBA HBA। जनक हो गए बेटा, वो अर्धसूत्री विभाजन होगा, युग्मक बन जाएंगे HBS HBS। यहां बना दीजिए आप HBA HBA, करा दीजिए बेटा HBA HBS रोगवाहक, HBA HBS रोगवाहक, HBA HBS रोगवाहक, HBA HBS रोगवाहक। पूरी संतति कैसी हो गई? रोगवाहक हो गई। अब अगर हम बात करें, हम दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि जब सामान्य नर का विवाह यानी कि स्वस्थ नर का विवाह रोगवाहक स्त्री से करा दिया जाए
तो क्या होगा, इनसे जो उत्पन्न होने वाली संतति है वो किस प्रकार की होगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनाकर आप घर पर सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बेटा बहुजीनी वंशागति। बहुजीनी वंशागति। बहुजीनी वंशागति, मात्रात्मक वंशागति भी बोलते हैं इसको। देखिए बेटा, जब एक लक्षण, ध्यान से सुनना, जब एक लक्षण एक जीन के द्वारा निर्धारित होता है, जब एक लक्षण एक जीन के द्वारा निर्धारित होता है तो उसे एक जीनी वंशागति कहते हैं। ध्यान से सुनो बेटा, जब एक लक्षण एक जीन के द्वारा निर्धारित होता है तो उसे एक जीनी वंशागति कहते हैं। और जब एक से अधिक लक्षण अनेक जीनों के द्वारा निर्धारित होते हैं तो उसे हम बहुजीनी वंशागति कहते हैं। जब एक लक्षण, लक्षण को बेटा विशेषक भी कहते हैं, जब एक लक्षण एक जीन के द्वारा निर्धारित होता है, निर्धारित होता है, जब एक लक्षण एक जीन के द्वारा निर्धारित होता है तो एक जीनी वंशागति हो गई साहब, एक जीनी वंशागति। तो इसको क्या कहेंगे हम, एक जीनी वंशागति। और जब बहुत से लक्षण यानी कि एक से अधिक लक्षण या अनेक लक्षण एक से अधिक जीनों के द्वारा निर्धारित होते हैं तो उसे हम बहुजीनी वंशागति कहते हैं। बहु माने अनेक, जीन माने जीन। तो अनेक जीनों के द्वारा जब अनेक लक्षणों का निर्धारण किया जाता है तो उसको हम बहुजीनी वंशागति कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बेटा, एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके, मनुष्य की त्वचा का रंग, मनुष्य की त्वचा का रंग, गेहूं के बीज का रंग। ये इसके एग्जाम्पल हो गए बेटा कि मनुष्य की त्वचा का जो रंग है वो अनेक जीनों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऐसे ही गेहूं के बीज का रंग इसके अंदर हो जाएगा, या गेहूं के दाने का रंग। ठीक, इसके बाद समझ में आ गया बेटा। एक बार फिर सुन लो ये कि जब एक लक्षण एक जीन के द्वारा निर्धारित होता है तो उसे हम एक जीनी वंशागति कहते हैं। जब एक लक्षण एक से अधिक जीनों के द्वारा, अर्थात जब एक लक्षण एक जीन के द्वारा निर्धारित होता है तो उसे हम एक जीनी वंशागति कहते हैं। और जब बहुत से लक्षण अलग अलग जीनों के द्वारा निर्धारित होते हैं तो उसे हम बहुजीनी वंशागति कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएंगे बेटा, मनुष्य की त्वचा का रंग और गेहूं के बीज का रंग या गेहूं के दाने का रंग। कोई समस्या बेटा? देखो बेटा, बहु माने अनेक, जीन माने जीन। एक लक्षण एक जीन के द्वारा निर्धारित हो रहा है तो एक जीनी वंशागति हो गई। और जब अलग अलग जो लक्षण हैं वो बहुत से जीनों के द्वारा, यानी कि बहुत से लक्षण जब अलग अलग जीनों के द्वारा निर्धारित होते हैं तो उसे हम बहुजीनी वंशागति कहते हैं। ठीक, इसके बाद में बेटा एक टॉपिक और है, घातक जीन। घातक जीन, घातक जीन का मतलब क्या है? घातक जीन, देखो बेटा, घातक माने जो हानिकारक है, और जीन तो जो है जो लक्षणों का निर्धारण करता है उसे इकाई को क्या कह रहे हैं हम? जीन कह रहे हैं। अब घातक जीन की बात करें हम, देखो बेटा, जब कोई भी जीन बाह्य लक्षणों के अलावा उस जीव की जीवन क्षमता को प्रभावित करता है, जब, ध्यान से सुनना बेटा, जब कोई एक जीन, कोई भी जीन हो सकता है, जब वो बाह्य लक्षणों के अलावा, जब कोई जीन
बाह्य लक्षणों के अलावा उसकी जीवन क्षमता को भी प्रभावित करता है तो उसे हम घातक जीन कहते हैं। घातक जीन की खोज की अगर हम बात करें, घातक जीन की खोज एल कुएनॉथ नामक वैज्ञानिक हुआ था। इसको इंग्लिश में कुएनॉथ इस तरह से लिखते हैं बेटा इसको। देखिए बेटा, घातक जीन, जब कोई जीन बाह्य लक्षणों के अलावा उसकी जीवन क्षमता को भी प्रभावित करता है तो उसे हम घातक जीन कहते हैं। इसकी खोज एल कुएनॉथ ने चूहे पर प्रयोग किए थे। किस पे किए थे बेटा? चूहे के ऊपर प्रयोग किए थे, और प्रयोग के दौरान उसने जो परिणाम प्राप्त हुए वो मेंडल के विसंयोजन नियम के विरुद्ध थे। कैसे थे? मेंडल के विसंयोजन अर्थात पृथक्करण के नियम के विरुद्ध थे। कैसे थे? कि चूहे की त्वचा का पीला रंग, कौन सा रंग बेटा? पीला रंग कैपिटल वाई जीन के द्वारा निर्धारित होता है। किसके द्वारा होता है? वाई के द्वारा, कैपिटल वाई के द्वारा। और सफेद रंग स्मॉल वाई के द्वारा निर्धारित होता है। ध्यान से सुनो बेटा, घातक जीन की बात कर रहे हैं हम। तो जब कोई जीन या जब किसी जीन के द्वारा बाह्य लक्षणों के अलावा उसकी जीवन क्षमता को प्रभावित किया जाता है तो उसे हम घातक जीन कहते हैं। घातक जीन की खोज एल कुएनॉथ नामक वैज्ञानिक ने चूहे पर प्रयोग करके किए, और प्रयोग के दौरान जो परिणाम प्राप्त हुए थे वो पृथक्करण के नियम के विरुद्ध थे। वो कैसे? कि त्वचा का जो रंग था पीला रंग वो कैपिटल वाई के द्वारा निर्धारित होता था, और सफेद रंग स्मॉल वाई से। ये तो है बेटा प्रभावी, और ये कैसा है बेटा? प्रभावी, अप्रभावी। अब इनके मध्य संकरण करवाया, तो संकरण करवाने के पश्चात जो संतति प्राप्त हुई थी वो पृथक्करण के नियम के विरुद्ध थी। क्यों थी? क्योंकि जिसके अंदर कैपिटल वाई थी, समयुग्मजीय अवस्था थी, तो वह चूहा मर गया था। चूहा मर गया, और जिसमें विषम युग्मजी थी वो जीवित रहा। अब ये चूंकि प्रभावी है, ये अप्रभावी है। अब प्रभावी जीन बाई है यहां पर, तो समयुग्मजी जो देखो बेटा, कैपिटल जो बाई है वो त्वचा का पीला रंग प्रदर्शित कर रहा था, बाह्य लक्षण हो गया पीला रंग। लेकिन उसके साथ साथ जीवन क्षमता को प्रभावित कैसा कर रहा था कि जिसके अंदर समयुग्मजी अवस्था थी वह चूहा मर गया। तो इसको क्या कहेंगे हम? घातक जीन, तथा इस गुण को घातकता। समझ में आई बेटा? दोबारा सुनिए। जब किसी जीन के द्वारा बाह्य लक्षण के अलावा उसकी जीवन क्षमता को प्रभावित किया जाता है। बाह्य लक्षण है त्वचा का पीला रंग। क्या है? त्वचा का पीला रंग। किसके द्वारा प्रदत्त होता है? कैपिटल वाई के द्वारा। कैसा जीन है? प्रभावी जीन। सफेद रंग स्मॉल वाई से। कैसा है? अप्रभावी। अब जो भी परिणाम प्राप्त हुए वो पृथक्करण के नियम के विरुद्ध थे। क्यों थे? क्योंकि जिसके अंदर समयुग्मजी अवस्था थी, कैपिटल वाई, तो रंग तो उसको करना ही था, कौन सा? पीला। लेकिन उसके साथ साथ उसकी जीवन क्षमता को भी प्रभावित कर रहा था, अर्थात वह चूहा मर जाता है। तो इस प्रकार के जीन को हम घातक जीन कहते हैं, तथा इस गुण को हम घातकता कहते हैं। ठीक बेटा? इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बेटा आपके पास। इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और लास्ट टॉपिक कौन सा है बेटा आपका? मानव में लिंग निर्धारण। मानव में लिंग निर्धारण। कि मनुष्य की जो संतति है उस संतति के अंदर लिंगों का निर्धारण कैसे होता है, कि कैसे लड़का उत्पन्न होगा, कैसे लड़की उत्पन्न होगी, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे।
देखिए बेटा, मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं बेटा? 46 या 23 जोड़े। कितने पाए जाते हैं बेटा मनुष्य में गुणसूत्र? 46। जोड़े कितने हो जाएंगे? 23, जिनमें से 44 गुणसूत्र, नर और मादा में समान होते हैं, 44 गुणसूत्र नर और मादा में समान होते हैं, जिन्हें अलिंग गुणसूत्र या दैहिक गुणसूत्र, अगले चैप्टर में भी आएगा दैहिक गुणसूत्र या इंग्लिश में ऑटोसोम्स कहते हैं इनको, जिन्हें अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। 46 में से 44 गुणसूत्र तो नर और मादा में समान हो गए, जिन्हें हम अलिंग गुणसूत्र कहते हैं, अर्थात दैहिक गुणसूत्र, इंग्लिश में ऑटोसोम्स। अब अलिंग गुणसूत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो गुणसूत्र हैं ये मनुष्य के अंदर लिंगों का निर्धारण नहीं करते हैं, इसलिए इन गुणसूत्रों को अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। दैहिक गुणसूत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि शरीर के जितने भी लक्षण हैं, जितना भी उसका जो वो है कायाकल्प, उसका निर्धारण करते हैं, इसलिए इनको हम दैहिक गुणसूत्र कहते हैं। शेष दो गुणसूत्र नर और मादा दोनों में भिन्न भिन्न होते हैं। नर में होते हैं बेटा X और Y, और मादा के अंदर होते हैं XX। इन गुणसूत्रों को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लिंग गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लिंगों का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? लिंगों का निर्धारण करते हैं, इसलिए इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। लिंग निर्धारण देखो बेटा, मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात 23 जोड़े, जिनमें से 22 जोड़ी या 44 गुणसूत्र नर और मादा में समान होते हैं, जिन्हें हम अलिंग गुणसूत्र कहते हैं, दैहिक गुणसूत्र भी कहते हैं। अब नर और मादा में समान हैं, चूंकि ये लिंगों का निर्धारण नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें हम अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। शेष दो गुणसूत्र हैं, वो नर और मादा दोनों में भिन्न होते हैं। नर के अंदर तो XY और मादा के अंदर XX होते हैं। इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, क्योंकि ये लिंगों का निर्धारण करते हैं। अब देखते हैं बेटा, इनसे जो संतति कैसे प्राप्त होगी, अर्थात लिंगों का जो निर्धारण है वो कैसे होगा। देखिए बेटा, यहां ध्यान रखना है आपको कि मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं साहब, 46 गुणसूत्र होते हैं। एक साइड में लिख देंगे बेटा नर, एक साइड में लिख देंगे बेटा मादा। नर और मादा दोनों में गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाएगी? 46। यहां लिख देंगे बेटा गुणसूत्र संख्या। ठीक है साहब, जिनमें से 44 दोनों में क्या होता है बेटा? समान होते हैं, और 2 अलग अलग। देखो बेटा, 46 थे, 44, 45 और 46, सेम स्थिति इधर बेटा, 44 प्लस XX, 44, 45 और 46। अब 46 गुणसूत्र है हमारा,
अब वही क्रिया होगी बेटा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस की क्रिया होगी और मियोसिस की क्रिया के दौरान युग्मक बनेंगे। अब युग्मक किस प्रकार से बनाने हैं वो ध्यान रखो आप। 44 है बेटा, कितने हैं बेटा 44, 44 में थे आधे 22 प्लस एक्स, एक तो ये बन गया और दूसरा हो जाएगा बेटा वही 22 प्लस 22। ठीक है बेटा, 44 के आधे अर्धसूत्री है तो गुणसूत्र संख्या आधी आधी होगी, तो 22 प्लस एक्स यानी कि 22 और 1 23, 22 प्लस 22, 22 और 1 23, 23 और 23 46। सेम ऐसे ही इधर बनाओ आप, 44 वो सॉरी 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स, 23 ही इधर हो गए, 23 ही हो गए, 46 गुणसूत्र हो गए। ये बन गए बेटा युग्मक, ये युग्मक हो गए साहब। ठीक, अब देखिए बेटा, इसका संकरण इसके साथ करवाया, बोलिए क्या प्राप्त होगा। देखो बेटा पहले 22 और 22 कितने होते हैं 44 प्लस ये x है वो भी x है, तो क्या आ जाएगा बेटा x और x। ठीक, आगे चलो, इसका इसके साथ करवाया बेटा, तो देखो 22 और 22 44 प्लस x और x। ठीक, इसका इसके साथ करवाओ बेटा, 22 और 22 44 प्लस x और y, और इसका इसके साथ करवाओ बेटा, तो 44 प्लस x और y। अब देखिए बेटा ऊपर 44 45 और 46 ऐसी संतति कहाँ है, ये रही, क्या है बेटा मादा यानी कि पुत्री, यानी कि लड़की प्राप्त हुई। क्या हुई लड़की। ये भी क्या हो गई बेटा लड़की पुत्री, दोनों का अनुपात बाद में निकालेंगे। ये क्या होगा बेटा पुत्र अर्थात लड़का, ये भी क्या होगा बेटा पुत्र अर्थात लड़का। तो 50% तो क्या हुई बेटा लड़की उत्पन्न हुई और 50% क्या हुआ बेटा लड़का उत्पन्न हुए। अब सुनो बेटा, दोबारा फिर सुनिए आप कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। ये बोर्ड की क्लास में, बोर्ड के पेपर में एक बार आ भी चुका है, इससे पहले भी कई बार आ चुका है, तो आप ध्यान से सुनना बेटा कि मानव में लिंग निर्धारण, मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं बेटा 46 गुणसूत्र। उन 46 गुणसूत्र में से 44 गुणसूत्र नर और मादा, नर और मादा दोनों में समान होते हैं। क्या होते हैं बेटा समान, इसलिए इन्हें हम अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लिंगों का निर्धारण नहीं करते हैं। शेष जो दो गुणसूत्र हैं वो नर और मादा दोनों में अलग अलग होते हैं। नर में तो XY और मादा में XX। इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यह लिंगों का निर्धारण करते हैं। लग लिया बेटा हमने, नर और मादा 46 46 44 44 प्लस XY, ये तो समान हो गए, ये भिन्न भिन्न हो गए। अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गैमेटोजेनेसिस की क्रिया के दौरान युग्मकों का निर्माण होगा। अब मनुष्य के अंदर जो युग्मक होते हैं वो होते हैं शुक्राणु और अंडाणु। अब नर के अंदर तो बनते हैं शुक्राणु और मादा के अंदर बनते हैं अंडाणु। शुक्राणु की संख्या अनेक होती है, जबकि मादा के अंदर एक महीने में केवल एक ही अंडाणु बनता है। देखिए बेटा, यहां युग्मक बन गए तो 22 आधे हो जाएंगे, तो 44 का 22 प्लस x 22 प्लस y, ऐसे 22 प्लस x और 22 प्लस x। अब इनके मध्य में संकरण करवाइए आप। इस 22x का इसके साथ करवाया तो 44 प्लस x और x, इसका इसके साथ करवाया तो वही 44 प्लस x और x, इसका इसके साथ करवाया तो 44 प्लस xy और 44 प्लस xy। 50% तो यानी कि कौन उत्पन्न हुई लड़की और 50% कौन हुए लड़के। अब देखिए बेटा भ्रांति क्या है हमारे समाज के अंदर। ये संदेश
आपको हर जगह पहुंचाना है, जिससे आज के वर्तमान समय में जो भी महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, दोषारोपण किए जाते हैं, जिससे उनका बचाव हो सके और महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके। देखिए बेटा, हमारे भारतीय समाज के अंदर एक भ्रांति उत्पन्न हुई है कि लड़की उत्पन्न होने पर किसको दोषी माना जाता है? माता को। किसको माना जाता है? स्त्री को। जबकि आप स्वयं देख लीजिए बेटा, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती कि वास्तविक दोषी कौन है? नर, पुरुष। कौन है? पुरुष। क्यों? मादा के अंदर तो दोनों समान है भाई, उसका तो दोष भी क्या है? दोष किसका है? नर का है, पुरुष का है। तो इसके अंदर जो गुणसूत्र है वो कैसे हैं? अलग अलग है, एक्स और वाई। अब नर के तो एक्स वाई और मादा के दोनों समान है, फिर भी समाज में किसको दोषी माना जाता है? महिला को, जबकि असली दोषी कौन है इसका? नर। तो ये ध्यान रखो बेटा कि वास्तविक रूप से लड़का और लड़की का जो लिंगों का निर्धारण है वो नर के शुक्राणु यानी कि एक्स और वाई पर निर्भर करता है। ठीक? कोई भी समस्या है तो आप अपने जो मेरा जो पर्सनल नंबर है उस पर आप कमेंट्स कर सकते हैं। ये चैप्टर आपका यहीं पर खत्म हो गया। 35वां जो चैप्टर था आपका आनुवंशिकता के नियम, वो अब आपका खत्म हो चुका है। अगले चैप्टर की ओर अगर हम जाते हैं तो अगला चैप्टर है मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां। मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां, इसको ताल लीजिए आप। आपके पास नोट्स हैं, पीडीएफ फाइल पहुंच चुकी है, आप उसमें से घर पर नोट्स तैयार करें। ये पाठ जो समझा दिया है उसको बाद में नहीं समझाया जाएगा। आप समझें, वीडियो को बार बार देखें, समझें, लिखें और आप उसको याद करते रहें। अगला चैप्टर है बेटा मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां। चैप्टर नंबर 36, मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां। अब सबसे पहली बात तो हमारे समझ में ये आना चाहिए कि गुणसूत्र क्या है। गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। गुणसूत्र क्या है? देखो बेटा, स्वतः जनन करने वाली धागे जैसी संरचनाएं, स्वतंत्र जनन करने वाली अर्थात स्वतः जनन करने वाली, कैसी बेटा? स्वतः जनन करने वाली धागे सदृश संरचनाएं गुणसूत्र कहलाती हैं। डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा? स्वतः जनन करने वाली, स्वतः जनन करने वाली धागे सदृश संरचनाएं, धागे सदृश संरचनाएं गुणसूत्र कहलाती हैं। गुणसूत्र कहलाती हैं। 11th क्लास के अंदर, कौन सी क्लास के अंदर? 11th क्लास के अंदर आपने गुणसूत्र के बारे में खूब पढ़ा है। गुणसूत्र कहां पाए जाते हैं बेटा? केंद्रक में। गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं बेटा? केंद्रक में। ठीक है बेटा, डेफिनेशन सुन लीजिए आप। स्वतः जनन करने वाली, स्वतः जनन करने वाली धागे जैसी संरचनाएं, धागे सदृश संरचनाएं गुणसूत्र कहलाती हैं।
जो कि केंद्रक में पाए जाते हैं। ये आनुवांशिक गुणों को या लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं, अर्थात स्थानांतरित करते हैं। स्वतः जनन करने वाली धागे सदृश संरचनाएं गुणसूत्र कहलाती हैं। गुणसूत्र केंद्रक में पाए जाते हैं। ये आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें आनुवांशिकता का वाहक कहा जाता है। आनुवांशिकता का वाहक कहा जाता है। आनुवांशिकता का वाहक कहा जाता है। दोबारा सुनिए बेटा कि गुणसूत्र क्या है, गुणसूत्र किसे कहते हैं, इसकी संरचना कैसी थी। संरचना के बारे में आपने 11वीं क्लास में भी पढ़ लिया था। अंतःखंड पाए जाते थे, क्रीमोमियर पाए जाते थे, गुणसूत्र बिंदु पाया जाता था। सुनिए बेटा, स्वतः जनन करने वाली धागे जैसी संरचनाएं गुणसूत्र कहलाती हैं, जो कि केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। ये जो गुणसूत्र होते हैं, ये आनुवांशिक लक्षणों को या आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें आनुवांशिकता का वाहक कहते हैं। अब गुणसूत्र के प्रकारों की बात करें हम। गुणसूत्र के प्रकार देखिए बेटा, गुणसूत्र के प्रकार की बात करें हम तो गुणसूत्र निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं। निम्न प्रकार के होते हैं। देखिए, नंबर 1 वायरल गुणसूत्र। वायरल गुणसूत्र। दूसरा प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र। तीसरा यूकैरियोटिक गुणसूत्र। गुणसूत्र बच्चों कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। पहला वायरल गुणसूत्र, दूसरा प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र, तीसरा यूकैरियोटिक गुणसूत्र। वायरल गुणसूत्र, प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र और यूकैरियोटिक गुणसूत्र। सबसे पहला है बेटा वायरल गुणसूत्र। देखो बेटा, नाम से ही पता चल रहा है इनका। वायरल गुणसूत्र, वायरसों में पाए जाने वाले गुणसूत्र वायरल गुणसूत्र कहलाते हैं। वायरसों में पाए जाने वाले गुणसूत्र, वायरसों में पाए जाने वाले गुणसूत्र वायरल गुणसूत्र कहलाते हैं। वायरल गुणसूत्र कहलाते हैं। इनकी संख्या 1 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। इनके अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ है वो या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। अगर हम बैक्टीरियोफेज वायरस की बात करें
जीवाणु भोजी वायरस की बात करें तो पिछली क्लास में 11वीं क्लास में पढ़ा था कि उसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है। और जो तंबाकू मोज़ेक वायरस था उसके अंदर आरएनए होता है। क्या होता है? आरएनए होता है। ये आकार में रेखीय या वर्तुल होते हैं, रेखीय या वर्तुल होते हैं। दूसरा है बेटा प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र। तो जाहिर सी बात है बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले गुणसूत्र को प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाने वाले गुणसूत्र प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र कहते हैं। इनकी संख्या भी एक होती है, इनकी संख्या भी एक होती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेटा आपका जीवाणु। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? जीवाणु। और तीसरा है बेटा यूकैरियोटिक गुणसूत्र। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाला गुणसूत्र यूकैरियोटिक गुणसूत्र कहलाता है। इनकी संख्या 1 से लेकर 1600 तक हो सकती है। एग्जाम्पल हो जाएंगे बेटा जंतु, पादप और कवक यानी कि फंगस। तो ये गुणसूत्र के प्रकार हो गए। आपको यहाँ तक पढ़ना है, नोट्स भेज दिए जाएंगे अगले चैप्टर के। और जो भी समस्या है वो आप नंबर पर आप यानी कि कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट यानी कि कल की जो क्लास है उसमें मैं यहीं से इसको शुरुआत से चालू कराऊंगा।